हेलो दोस्तों, नमस्कार। आदर्श जीएस लैब में आप सभी का स्वागत है। अच्छा, आप ये बताइए कि जब कोई एग्जाम्स आता है तो उस एग्जाम्स के पहले हम ढेर सारे एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं, ढेर सारे हम मॉक टेस्ट देते हैं। बट क्या आपने ये सोचा है कि हम ये एमसीक्यूज क्यों सॉल्व करते हैं, हम ये मॉक टेस्ट क्यों देते हैं? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो थियोरेटिकल नॉलेज होती है, जो हम डिफरेंट बुक से या अपना खुद का नोट्स बनाकर जो हम अक्वायर किए रहते हैं, उसके बेस पर जब एमसीक्यूज क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो कई दफा ऐसा होता है कि थियरी हमको बिल्कुल आती रहती है, लेकिन फिर भी जब उसको कन्वर्ट किया जाता है एमसीक्यू के फॉर्मेट में तो हम उसको सही से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उसमें दो प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम ये होती है कि हमको क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम होती है, और यदि क्वेश्चन को हम समझ लिए हैं तो दूसरी प्रॉब्लम आती है कि जो ऑप्शंस दिए गए रहते हैं, जो विकल्प दिए गए रहते हैं, उसको समझने में भी हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसीलिए हमारे पास जो भी नॉलेज है, जितना भी नॉलेज है, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जाने से पहले हम डिफरेंट डिफरेंट मॉक टेस्ट हम जरूर सॉल्व करते हैं, ताकि हमारी जो नॉलेज की जो प्रैक्टिस है वो एमसीक्यू के बेस पर हो, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यूज ही पूछा जाता है। इसके अलावा और एमसीक्यूज के क्या क्या फायदा होता है, यानी कि मॉक टेस्ट देने के और क्या फायदे होते हैं, उन सारे फायदों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला फायदा होता है कि ये कॉन्सेप्ट, कि जैसे कई दफा ऐसा होता है कि कोई कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हमको पूरी जानकारी है, हम पूरा जानकारी लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन जब उसी कॉन्सेप्ट से जब कोई क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाता है, जब कोई एमसीक्यूज हमारे सामने आता है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन दिया गया रहता है वो तो हमारे समझ में आ गया, लेकिन जो एमसीक्यूज दिया गया रहता है वो कई दफा बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बहुत क्लोज होता है एक दूसरे के, वो हमको समझ में नहीं आता है, और फाइनली हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, जिससे हमारा नुकसान होता है। जितना भी हमारी मेहनत लगी हुई रहती है पढ़ाई पर, वो सारी वेस्ट हो जाती है। इसीलिए एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले जरूर हमको मॉक टेस्ट देना चाहिए। ये पहला बेनिफिट हो गया मॉक टेस्ट देने का या एमसीक्यू सॉल्व करने का, कि जो कॉन्सेप्ट पे जो हमारी पकड़ होती है वो पकड़ मजबूत हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट आता है कि कई दफा ऐसा होता है कि क्वेश्चंस हमारे समझ में नहीं आते हैं, कई दफा आते भी हैं, लेकिन जो उसका एमसीक्यूज होता है बहुत आसान दे देता है, जिससे हम वो एमसीक्यूज को, यानी जो ऑप्शंस दिया गया रहता है उसको एलिमिनेट करके, यानी एक एक ऑप्शन को हटा करके भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। ऐसा किस लिए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एमसीक्यूज के क्वेश्चंस होते हैं, इनकी खास बात यह होती है कि उस प्रश्न का जो उत्तर होता है वो विकल्प के रूप में आपके आंखों के सामने होता है। अमूमन चार विकल्प दिए गए रहते हैं, और चार विकल्प में से कोई न कोई एक विकल्प जरूर सही होगा, क्योंकि उसके अलावा कोई पांचवा विकल्प सही नहीं हो सकता है। जब भी सही होगा तो जो गिवन विकल्प हैं, जो दिए गए विकल्प है, उसी में से वो आपका आंसर होगा। अब ये हमको करना है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसके बेस पे हम जो ऑप्शन दिया गया है उसको हम मैच कराएंगे। जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो सही होगा, जो मैच नहीं कर रहा वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये भी टेक्निक हमको सीखने में आती है, और एलिमिनेशन वाले टेक्निक ये केवल प्रैक्टिस से आ सकती है। और ये कैसे आएगी, अभी हम आगे जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज के दिन में हम उससे देखेंगे। इसके अलावा होता है कि इंटरलिंकिंग एबिलिटी का भी हमारा अप्रोच बढ़ता है। जैसे कई दफा ऐसा होता है, कोई यदि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है तो जो उसका एंगल होता है वो जियोग्राफी से भी रहता है, इतिहास से भी रहता है, पॉलिटी से भी रहता है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन आता है, उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा आता है कि हम ये भी समझते हैं कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है उस क्वेश्चन को फ्रेम करने के पीछे। जैसे देखिए, हम कितना भी पढ़ेंगे, लेकिन जो एग्जाम जो पेपर जो सेटर है, जो क्वेश्चन जो सेट कर रहा है, उसके पास अथाह नॉलेज है। वो चाहे तो किसी भी टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है जिसके बारे में हम कितना भी जानते रहेंगे, लेकिन हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसी दरमियान आप देखे होंगे कि कई क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो बिल्कुल कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे, बेसिक से अंडरस्टैंडिंग, बेसिक से लॉजिक के बेस पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्चुअल में जो एग्जामिनर होता है वहां पे आपका नॉलेज नहीं चेक कर रहा होता, बल्कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा होता है। ये भी हम आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि एग्जामिनर का माइंडसेट उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में क्या रहती है। लास्ट में ये आता है कि जब भी कभी ऐसा होता है कि कई बार होता है कि
कि टॉपिक को हम पढ़े हुए रहते हैं, लेकिन जब उसको सॉल्व करते हैं तो गलत हो जाता है। हमारी जो भी कुछ कमजोरियां होती हैं उससे भी हमको एमसीक्यू से सॉल्व हो जाती है, और कई दफा कई फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमको याद नहीं आते हैं, जो मिस हो जाते हैं, लेकिन जब वही फैक्ट्स, वही तथ्य यदि किसी एग्जाम में या एमसीक्यूज में यदि गलत हो जाता है तो हमारा माइंड में वो क्लिक कर जाता है, और उसके बाद वो फैक्ट्स हमको हमेशा के लिए याद रहता है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया, कुछ 4-5 पॉइंट्स हमने देख लिया जो ये बताती है कि एमसीक्यूज को सॉल्व करने का क्या फायदे होते हैं। अब यहाँ पर एक हम आपको बता दें कि यहाँ से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी के हमारे फाउंडेशन सीरीज है, उसके अलावा डेली 50 एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराए जाएंगे। और ये जो एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस जो लिए गए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन से लिए गए हैं, जो पीछे पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बुक से लिए गए हैं डायरेक्टली। तो हम इसके प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे, और एनसीईआरटी को हम डबल साइड से कवर करेंगे। पहला हो गया कि थियोरेटिकल साइड से हम कवर करेंगे, और दूसरे साइड हम उसको एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी हम उसको कवर करेंगे। तो बातें बहुत हो गई है, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1, अब यहां पर हम ये देखेंगे कि जब भी हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो हमारा पर्पस केवल यहाँ पे प्रश्न को पढ़ करके उसका उत्तर देना नहीं है। हमारा पर्पस है कि जो प्रश्न पूछा गया है उसको डिसाइफर करना है, उसको डिकोड करना है, जो ऑप्शन दिया गया उसको भी डिकोड करना है, ताकि जो नॉलेज आ रही है उस क्वेश्चन से, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। जैसे अगर यहां पर इस क्वेश्चन में देखें तो पूछा गया है कि भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित है, और ये बहुत ही पर्टिकुलरली ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो ये हर साल किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। ठीक, इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये तट रेखा क्या होती है। तो तट रेखा है, तट किसका तट होता है, तो समुद्र का तट होता है। तो जो हिस्सा किसी भी कंट्री का समुद्र से लगा हुआ रहता है उसी को हम तट रेखा बोलते हैं। जैसे यदि हम भारत के केस के बारे में यदि हम बात करें, तो भारत का यहाँ से लेकर के गुजरात से लेकर के और यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक यदि हम बात करेंगे, तो ये पूरा जो एरिया है ये समुद्र के किनारे है। और यहाँ पर आपको पता है कि ये है अरब सागर, और ये है बंगाल की खाड़ी, और नीचे है बिल्कुल भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर है। तो भारत क्या है कि तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अब हमको यहाँ पर ये देख लेना है कि कौन कौन से जो राज्य हैं वो इसी तटरेखा पर स्थित है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर यहाँ की हम बात करेंगे तो यहाँ तक आता है गुजरात। इसके बाद हम काउंट करेंगे तो यहाँ का से लेकर के यहाँ तक आता है महाराष्ट्र। यहाँ से लेकर के यहाँ तक में आता है गोवा। गोवा के बाद यहाँ तक का जो एरिया आती है वो है कर्नाटक की एरिया। इसके बाद जो राज्य आता है वो है केरल, और केरल के बाद यहाँ तक आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद है ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद आता है उड़ीसा। उड़ीसा के बाद आता है पश्चिम बंगाल। ये हैं जो सारे राज्य हैं जो तट पर स्थित हैं। अब इसको यदि हम काउंट कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे टोटल 9 राज्य हो गए जो भारत के तट रेखा पर स्थित हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9, 9। क्वेश्चन क्लियर। यहाँ पर क्वेश्चंस इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है कि जो एस्पिरेंट है उसको भारत के नक्शे के बारे में ओवरव्यू है या नहीं है। इसी तरह से ये दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, और जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग ये इसलिए है क्योंकि गलती कहां पर होती है, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। इसमें पूछा है कि भारत की स्थिति क्या है, ग्लोब पे भारत की स्थिति क्या है, और जैसे ही हम पढ़ेंगे कि भारत का विस्तार अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर हो गया, फिर ये 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से लेकर के पूर्व तक हो गया। तो जनरली यही होता है कि भारत का ये पोर्शन दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, और ये पूरब हो गया। और जनरली हम क्या करेंगे, जैसे हम पढ़े पहला ऑप्शन हमारा आया उसको हमने टिक कर दिया। बट ये ऑप्शन गलत है। वो गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक अक्षांशीय विस्तार पूछा हुआ है और यह देशांतरी विस्तार दिया गया है। और याद रखिए कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है और जो इसका देशांतरी विस्तार है ये पश्चिम और दक्षिण से नहीं लिया गया है। जैसे कि भारत का यदि हम ये देखें, इसका जो दक्षिणी विस्तार है, अक्षांश है, ये है
8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, याद रखिए नॉर्थ है। और आपको हम बता दें कि ये जो नॉर्थ है ये डायरेक्शन नहीं बता रहा है, ये नॉर्थ बता रहा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो ये इस यन का मतलब क्या हो गया कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और भारत का यदि उत्तरी हिस्सा देखें तो ये है 37 यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी नॉर्थ में ही है। तो ये भी नॉर्थ है, इसका मतलब हुआ कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, उसी तरह से जब हम आएंगे भारत का पश्चिमी हिस्से में आएंगे, जहां पर ये है 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पे देखिए ये ईस्ट लिखा हुआ, ईस्ट का मतलब ये हुआ कि ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए यह भी ईस्ट है, यानी कि ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इस प्रकार से भारत का जो विस्तार है उसको हम देखेंगे तो ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पे जो ये सब जो ये दक्षिण दिया गया है ना, ये गलत हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो पश्चिम दिया गया है ये गलत हो जाएगा। अब हम ऑप्शन को आगे पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ केवल ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर दूसरे पर आते हैं, जिसमें लिखा है कि अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, फिर से ये उत्तर लिखा हुआ सही, लेकिन यहाँ पर ये दक्षिण लिखा हुआ है। तो अब जब ये उत्तर हो गया तो ये तो दक्षिण हो नहीं सकता है, ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। उसके बाद है कि अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है, देशांतर इधर से लेकर मध्य तक है। अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। अब इसके साथ में अगर इस क्वेश्चन को पूरी तरह से हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या फैक्ट्स हैं जो हमको याद हो सकते हैं। वो याद क्या हो सकते हैं कि हम यहाँ से भारत का विस्तार हमने याद कर लिया कि भारत जो है कि दक्षिण से उत्तर और पश्चिम से पूरब की तरफ कितना फैला हुआ है। इसके अलावा भारत का जो है ये इसकी लंबाई जो चौड़ाई है पश्चिम से लेकर के पूरब तक वो कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। और जो इसकी लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक वो कितनी है, तो 3214 किलोमीटर की लेंथ है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत का जो ये दक्षिणी सिरा बताया गया है 8 डिग्री 4 मिनट ना, ये मुख्य भारत का हिस्सा है, यानी कि ये मुख्य भारत है जो मेनलैंड है उसका है। लेकिन जैसे हम भारत संघ की हम बात करेंगे तो भारत संघ का जो दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा वो इंदिरा पॉइंट है, और ये स्टार्ट होता है 6 डिग्री 45 मिनट से होता है, कि जो कि निकोबार आइलैंड पे स्थित है। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसको अभी हमने बताया था कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। इसके अलावा हम आते हैं कि किस राज्य में औसत समुद्र तल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु है। ठीक, तो अगर इसको हम देखें तो समुद्र तल, ये याद रखिए। अब इसमें हमको क्या याद रखना है कि पृथ्वी के सतह पे जब भी हम कोई ऊंचाई मापते हैं या जब भी हम कोई गहराई मापते हैं तो उसका कोई एक रेफरेंस पॉइंट होता है, और वो रेफरेंस पॉइंट होता है समुद्र तल। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हम उसकी ऊंचाई नापें चाहे हम गहराई नापें, जो उसका रेफरेंस पॉइंट होगा वो समुद्र तल होगा। जैसे यदि हम माउंट एवरेस्ट को मेजर करते हैं तो माउंट एवरेस्ट हमने मान लिया कि ये यहाँ तक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 किलोमीटर की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहाँ से मापा गया होगा, तो ये समुद्र तल से मापा गया है। और समुद्र तल से जो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 किलोमीटर की है, 8,848 और ये मीटर है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा है कि भारत के किस राज्य में समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे वाला स्थान कौन सा है। तो ये देखिए एक फैक्ट है, यदि आपको ये आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। यू कैन नॉट अप्लाई योर ब्रेन और कॉमन सेंस व्हाट्सोएवर। अब इसका जो आंसर होगा वो होगा केरल, और केरल में एक जगह है जिसका नाम है कुट्टानाड। कुट्टानाड को धान का कटोरा भी कहा जाता है। और कुट्टानाड की जो गहराई है समुद्र तल से ये है -2.2 मीटर। यहाँ पर माइनस गहराई को बता रहा है, और इसको यदि हम फुट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 7.2 फीट हो जाएगा, नियरली अबाउट। ये इसकी गहराई है, और ये इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इसके अलावा हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। और 5 क्या है देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये
ये पूछ रहा है कि निम्न स्थानों में से किसे सूर्य की लंबवत किरणें कभी प्राप्त नहीं होंगी। अब ये याद रखिए कि ये पूछ रहा है कि सूर्य की लंबवत किरण पूछ रहा है, किस किस शहर को पड़ेगी, किस किस को नहीं पड़ेगी। तो हम कितना शहर याद रखेंगे? तो क्या यह वाकई ये जरूरी है कि हम हर शहरों का नाम याद रखें कि कहाँ के किस शहर पे लंबवत पड़ रही, किस पे नहीं पड़ रही है? तो ऐसा एग्जामिनर को जानना जरूरी नहीं है, और एग्जामिनर न तो ये जानना चाह रहा है कि आप याद रखिए कि कहाँ पर लंबवत किरणें गिर रही है, कहाँ पर लंबवत किरणें नहीं गिर रही है। तो फिर आखिरकार एग्जामिनर चाहता क्या है? अब इस क्वेश्चन से हम एग्जामिनर का जो माइंड सेट है ना, वो हम समझ सकते हैं। वो कैसे समझेंगे कि जैसे सबसे पहले हमको यह समझना है कि सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ कहाँ पड़ती है, इसको पहले समझ लेते हैं बस। अब अगर हम देखें, ये हमारा फिगर है और ये ग्लोब है, और ग्लोब पर हमको पता है कि जो सूर्य की लंबवत किरणें होती है वो कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में पड़ती है। यानी कि ये हो गया कर्क रेखा और ये है मकर रेखा, और सूर्य के जो लंबवत किरणें हैं ये इन्हीं दोनों के बीच में पड़ती रहती हैं। ठीक, इट मीन्स कि जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं ना, वो कभी भी कर्क रेखा के उत्तर में इधर नहीं जाएगी, और ठीक उसी तरह से मकर रेखा के दक्षिण में कभी नहीं जाएगी। यानी कि कर्क और मकर रेखा के बीच में ऐसे वो अप डाउन करती रहेगी। सूर्य की लंबवत किरण की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपली हमको ये देख लेना है कि वो कौन कौन सा ऐसा स्थान है जो कर्क और मकर रेखा के बीच में पड़ता है। तो जैसे यदि हम मकर रेखा की, अगर हम मुंबई की बात करें जो हमारा एक शहर आया हुआ है, और इसको यदि मैं इंडिया के अगर सेगमेंट में इसको मैं डिवाइड कर लूं, ये कुछ इस तरह से इसका फिगर बनेगा। और ये है कर्क रेखा है, और जैसा कि हम ये जानते हैं कि जो ये कर्क रेखा है वो भारत को दो भागों में विभाजित करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कर्क रेखा के उत्तर में यदि कोई भी स्थान होगा वहां पे तो सूर्य की लंबवत किरण कभी पड़ेगी ही नहीं। तो जैसे यदि यहाँ पे मुंबई लिखा हुआ है पहला ऑप्शन में, तो मुंबई तो यही है, कर्क रेखा के तो नीचे ही है। तो यहाँ पे तो सूर्य की लंबवत किरणें पड़ेगी ही, बिल्कुल पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा यदि हम बात करें चेन्नई की, यदि हम बात करें तो चेन्नई हमारा कहाँ पर लोकेटेड है? तो चेन्नई हमारा यहाँ पर लोकेटेड है, और चेन्नई में भी पड़ेगी। यानी कि कर्क रेखा के नीचे जितने भी स्थान होंगे वो सभी जगह सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी। उसके अलावा देखिए तिरुवनंतपुरम है, और ये तिरुवनंतपुरम कहाँ पड़ता है? तो यहाँ पड़ता है, यहाँ भी पड़ेगी। लेकिन यदि हम श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। और यदि हम ये मैप को यदि हम बनाएं तो मैप हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, और श्रीनगर यहाँ पर लोकेटेड है, और ये कर्क रेखा के बहुत उत्तर में स्थित है, और यहाँ तक सूर्य किरणें कभी लंबवत पहुंचेगी ही नहीं। जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीनगर। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया हुआ ठीक ये उसी पर बेस है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि कन्याकुमारी की स्थिति तो हमको पता है कि ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भारत का। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में है कि कर्क रेखा के उत्तर में है कि मकर रेखा के दक्षिण में है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में है। अब इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, आइए मैप बनाइए। ये मैप बना लिया आपने, कन्याकुमारी को दिखा दीजिए। तो कन्याकुमारी कहाँ पे है? तो यहाँ पे कन्याकुमारी लोकेटेड है। अब जब यहाँ पर कन्याकुमारी लोकेटेड है और आपको पता है कि जो कर्क रेखा है वो भारत को बीचों बीच से काटती है, तो कर्क रेखा यहाँ पर हो गई। अब बताइए, ये जो कन्याकुमारी है ये कर्क रेखा किधर है, उत्तर है या दक्षिण में है? तो ऑब्वियस सी बात है कि दक्षिण में है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है वो कर्क रेखा के उत्तर में है, तो हमारे वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि मकर रेखा के दक्षिण में है, और जाहिर सी बात है कि मकर रेखा तो कहीं यहाँ पर होगी ना, ये नीचे होगी, तो इसके दक्षिण में तो हो नहीं सकती है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, और आपको पता है कि ये 8 डिग्री है, तो भूमध्य रेखा कहीं यहाँ से पास होगी। तो यदि यहाँ भूमध्य रेखा की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो ये भूमध्य रेखा के किधर हो जाएगी? ये जो कन्याकुमारी है दक्षिण में, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उत्तर में है। उत्तर में केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर घ। यहाँ पर भी जो एग्जामिनर है वो आपसे ये नहीं चाह रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, नहीं। वो ये चाह रहा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा को लेकर के क्लियर है या नहीं है। यदि ये क्लियर है फिर तो आप इसको कर ले जाएंगे, यदि ये क्लियर नहीं तो फिर आप इसको नहीं कर पाएंगे। दिस इज द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर टू सेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक, अब आते हैं हम, अगला क्वेश्चन है 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, नियरली अबाउट हर वनडे एग्जाम्स में, इवन पीसीएस में भी पूछा जाता है कई दफा, ये मल्टीपल टाइम से पूछा गया क्वेश्चन है। इसके लिए एक 3 डिग्री का पेयर बनता है, आप इसको पढ़ लीजिए। पहले 8 डिग्री बनता है,
9 डिग्री बनता है, उसके बाद बनता है ये 10 डिग्री। अब तीनों को हम ये देख लेते हैं कि इसमें से कौन कौन सी गुजरती है रेखाएं। ठीक, आइए इसको हम पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी रेखाएं इसमें से गुजर रही है। जैसे देखिए 8 डिग्री जो है, तो 8 डिग्री ये गुजरती है मिनिकॉय और मालदीव के बीच से गुजरती है, याद रखिए। ठीक, जो 9 डिग्री है ये गुजरती है लक्षद्वीप और मिनिकॉय। जो 10 डिग्री है सबसे आसान है, ये अंडमान और निकोबार के बिल्कुल बीच से ये पास होती है। अंडमान और निकोबार के बिल्कुल ये बीच से पास हो रही है। तो हमेशा याद रखिए जो 9 डिग्री है वो मेन, एक आप याद रखिए मिनिकॉय, याद रखिए मिनिकॉय मालदीव MM 8 डिग्री, मिनिकॉय लक्षद्वीप 9 डिग्री, अंडमान निकोबार 10 डिग्री। अब यहाँ पर पूछा है कि 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, तो अब यहाँ देखिए कावारत्ती दे दिया है यहाँ पे, लक्षद्वीप को चेंज करके। इसका मतलब ये हुआ कि जो लक्षद्वीप की जो कैपिटल है, जो राजधानी है वो कावारत्ती है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो क हो जाएगा, यानी कावारत्ती और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। ठीक, ये क्लियर। अब इसी के बेस पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो 10 डिग्री चैनल है ये कहां से पास होता है, तो 10 डिग्री होता है अंडमान और निकोबार से पास हो गया। भारत का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु यानी दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है, ये इसको हम कंप्लीटली कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि भारत हो गया, मैं यहाँ पर एक स्केच बना दे रहा हूँ भारत का। ये मान लीजिए कुछ इस तरह से बनेगा। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु नहीं है, ये यहाँ पे मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर है, और इसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। और जो उत्तरतम बिंदु, जो सबसे उत्तरी वाला हिस्सा है, उसको हम बोलते हैं इंदिरा काल। ठीक, इसको हम बोलते हैं, जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है उसको हम बोलते हैं गुहार मोती, और इसका जो सबसे पूर्वी हिस्सा है इसको हम बोलते हैं कीबुथु। ये चार भारत के सबसे ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हैं भारत के। ठीक, तो इसको याद रखिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार, ये फैक्ट्स है, और ये होता है 12 समुद्री मील तक। जिसे प्रादेशिक जल का विस्तार का मतलब ये हो गया, जैसे कि भारत का जो समुद्री जो तट होता है, यहाँ से लेकर के इसके 12 मील तक क्या होता है, जो इसकी एरिया होती है वो उस कंट्री के कब्जे में रहती है। उसका वो शोषण कर, और उसका वो जो भी खनिज वगैरह होता है वो उसको उस पे अपना वो क्या बोलते हैं, खनन कर सकता है, उसका यूटिलाइजेशन कर सकता है, एक्सेट्रा। ये उसका प्रादेशिक क्षेत्र होता है। यदि यहाँ से आप अगर 24 नॉटिकल माइल तक जाएंगे, तो 24 नॉटिकल माइल तक आता है, उसको हम मंडलीय जल क्षेत्र बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्रादेशिक, और इसको हम बोलते हैं मंडलीय जल क्षेत्र। ठीक, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बता दे रहा हूं आपको कि भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, इसको बिल्कुल आप एकदम दिमाग में बैठा करके रखिए। ये देखिए कुछ ऐसे इस तरह से है, मान लिया ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के ठीक यदि नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पर आता है ये नागालैंड, और नागालैंड के ठीक नीचे आएंगे तो ये आता है मणिपुर, मणिपुर के ठीक नीचे आएंगे तो यहाँ पर आता है मिजोरम, मिजोरम के बाद जस्ट अगर यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आता है ये त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद ये जो हिस्सा इतना आता है ये आता है मेघालय का, और इसके अलावा देखिए जो ये हिस्सा जो बच गया है इस ये होता है असम। तो ये देखिए 7 सिस्टर्स है उत्तरी पूर्वी भारत का। ठीक, अब यहाँ पर जो है कि इतना जो ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा आता है बांग्लादेश का आता है, और इसको ध्यान से देखेंगे तो त्रिपुरा मात्र एक ऐसा राज्य है जो इधर से भी घिरा हुआ है, इधर से भी घिरा है, और इधर से भी, तीन साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जो हमारा आंसर हो जाएगा वो त्रिपुरा हो जाएगा। ये जो 7 सिस्टर्स हैं, जो सेवंथ पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, इसको याद रखिए। एग्जाम में अक्सर ये आता है, पूछा जाता है। ये प्रायः कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि कोई ध्यान ही नहीं देता है, सभी लोग वही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यही सब लोग याद करते रह जाते हैं, यहाँ तक कोई नहीं पहुंच पाता है। जो इसकी लोकेशन है ना, इसको बिल्कुल याद रखिए, इससे कई क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो अगला है
कि कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये समझिए कि कौन कौन से भौतिक प्रदेश होते हैं। तो जैसे देखिए, एक होता है पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय के बाद आता है मैदानी प्रदेश, मैदानी के बाद है प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय प्रदेश के बाद आता है तटीय प्रदेश। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। यदि आप उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में पर्वत है तो नहीं है। उड़ीसा में तट तो है, तट भी है, मैदानी हिस्सा भी है, प्रायद्वीप का कुछ हिस्सा आता है, लेकिन पर्वतीय हिस्सा तो नहीं आता है। हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर तो मैदान बिल्कुल भी नहीं है और प्रायद्वीप तो बिल्कुल नहीं है, तो ये तटीय तटीय हिस्सा भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। कर्नाटक की बात करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैदान अवेलेबल नहीं है, प्रायद्वीप का हिस्सा भी है, तटीय, लेकिन यहाँ पे पर्वत मैदानी वाला हिस्सा नहीं है, यहाँ पे मैदान नहीं है। अब यदि पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि जो पश्चिम बंगाल का जो हमारा उत्तरी जिला है यहाँ का, जिसको हम बोलते हैं दार्जिलिंग। यदि हम दार्जिलिंग में जाएंगे तो दार्जिलिंग प्राय क्या है, ये पर्वतीय हिस्सा है, और इसके नीचे साउथ में जाएंगे जहां से गंगा नदी पास हो रही है, वो मैदानी हिस्सा हो गया। और जो यहाँ का है वर्धमान जिला है, तो वर्धमान जिला कैसा है, तो ये बिल्कुल प्रायद्वीपीय पठारी है, प्रायद्वीपीय, ये प्रायद्वीपीय हिस्सा है। और उसका जो किनारे का जो हिस्सा आता है वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का, वो तो तटीय है ही। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल मात्र एक ऐसा राज्य है जो इन चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारा यहाँ पे ये आंसर क्लियर हो जाएगा। हालांकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कठिन है, लिटिल बिट, थोड़ा सा इसमें कठिनाई जरूर है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक। अब यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग है कि यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय 5 बजे हो तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि भारत का पूर्वी और भारत के सबसे पश्चिमी हिस्से में 2 घंटे का अंतर होता है। तो जब वहां पे 5 होगा तो यहाँ पे इसको बजने में 7 बज जाएगा, नहीं कि 2 घंटे का टाइम लगेगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके अलावा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, ये इसका आप याद रखिए कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो सबसे पहले याद रखिए, तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, पहले गुजरात से गुजरती है। गुजरात से गुजर लेगी तो राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा आता है, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश का, फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड, झारखंड के बाद आता है पश्चिम बंगाल, उसके बाद है त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आता है मिजोरम। ये 8 ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अब यहाँ पर देखिए, अब कोई भी क्वेश्चन यदि यहाँ से आएगा इसमें से तो उसको सॉल्व करने में आसानी होगी। यहाँ पे क्या लिखा है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है, तीनों है, लेकिन मणिपुर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, क्या मिलेगा, तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर ग। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि झारखंड तो गुजरता ही है। अब देखिए, जो एलिमिनेशन टेक्निक आती है कि विकल्पों को कैसे हटाना है, वो देखिए, जो भारतीय राज्य है वो कौन सा कर्क के उत्तर में है, तो झारखंड में तो पास ही हो रही है ना, तो उत्तर में तो होगा ही नहीं है ना। मिजोरम से भी पास होती है, भी नहीं होगा, त्रिपुरा से भी पास होती है, भी नहीं होगा, तो बस कौन गया, मणिपुर, कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो मणिपुर होना ही होना है। इसके अलावा है कि कर्क रेखा के निकट, सबसे निकट कौन सा है, तो ये है आइजोल। एक्चुअली में ये फैक्ट है। तो इसके बेस पे हमको ये पता चलता है कि यदि कोई भी टॉपिक है, जैसे आपने ये पढ़ लिया कि कर्क रेखा कितने राज्यों से पास होती है, वो क्लियर हो गया। बट यहाँ पर देखिए कि वो कितने राज्यों से पास हो रही है, उसके अलावा कई टाइप के प्रश्न हैं जो यहाँ पर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपने तीसरा क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं कि जो राज्य के बेस पर भी पूछा हुआ है कि कौन सा राज्य की जो राजधानी है वो उसके सबसे नजदीक है, तो यहाँ पे आइजोल हो गया। अगला क्वेश्चन है, फिर से आ गया कि कर्क रेखा और पूर्वी देशांतर 80 डिग्री पूर्वी देशांतर का मिलन बिंदु है। अब यहाँ पर यदि पहली दफा यदि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे थोड़ी सी घबराहट होगी। घबराहट इस मायने में होगी कि क्योंकि कि कोई एस्पिरेंट, कोई कैंडिडेट 80 डिग्री देशांतर और कर्क रेखा कहाँ कहाँ मिलेंगे, कितने राज्य में मिलेंगे या कितने शहर में मिलेंगे, इसको कैसे याद रखा जा सकता है। तो इसको कैसे याद रखा जा सकता है, आपसे ये एग्जामिनर उम्मीद ही नहीं कर रहा कि आप इसको याद रखिए।
कि 80 डिग्री कहां से पास हो रही है, कर्क रेखा को काट रही कि नहीं काट रही। सिंपली यहां पर याद क्या रखना है कि कर्क रेखा कहां से गुजर रही है, क्योंकि कर्क रेखा जहां से गुजरेगी वहीं पर तो देशांतर रेखा काटेगी ना। तो जाहिर सी बात है कि कर्क रेखा कहां से गुजर रही है, आंध्र प्रदेश से तो गुजर नहीं रही है। यदि वहां पे अगर 80 डिग्री गुजर रही है तो उससे क्या फायदा है, कर्क रेखा गुजरना जरूरी है। जैसे इसको ऐसे समझिए, ये मान लीजिए कर्क रेखा है और ये 80 डिग्री है, तो हमने मान लिया चाहे वो 80 डिग्री हो, चाहे 90 डिग्री हो, चाहे वो 100 डिग्री हो, बशर्ते कि जो जिस स्टेट से वो पास होगी कर्क रेखा वहीं से तो देशांतर रेखा पास होगी, तब ना हमारा ऑप्शन आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो कर्क रेखा वो आंध्र से गुजरती नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। महाराष्ट्र से भी नहीं गुजरती, ये भी एलिमिनेट हो गया। उत्तर प्रदेश से भी नहीं गुजरती, ये भी एलिमिनेट होगा। तो गुजरती कहाँ से है, तो मध्य प्रदेश। अब जब ये मध्य प्रदेश से गुजर रही है और 80 डिग्री यहाँ पे काटे चाहे ना काटे, हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बट प्राइमरली यहाँ पर केवल हमारा 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है। जो एग्जामिनर है केवल ये चेक करना चाह रहा है कि आपको ये पता है कि नहीं कि जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश से गुजरती है या नहीं। यदि आपको इतना सा पता है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यदि यहाँ पे इन तीनों ऑप्शन में से यदि यहाँ पे कोई झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़ का यदि नाम आ जाता, तब ये क्वेश्चन टफ हो जाता, तब ये कठिन हो जाता, क्योंकि एग्जैक्टली ये पता कर पाना कि 80 डिग्री से कहाँ से गुजरती ये कठिन हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ही ऐसे फ्रेम किया गया है कि आसानी के साथ हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और हम राइट ऑप्शन तक हम पहुंच सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है। ये फैक्ट है कि भारत में ये 82.5 डिग्री से पास होती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 82.5 डिग्री से ही क्यों पास होती है। इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है जो मेरे चैनल पर ये अवेलेबल है। आप वहां पर देख सकते हैं कि जो प्रमाणिक मध्याह्न रेखा होती है वो क्यों 82.5 डिग्री से ही पास होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर यानी कि जो भारत का मानक समय है, यदि वहां पे 12 बज रहा हो, मध्याह्न है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या बजेगा। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है कि जो टाइम कैसे निर्धारित होती है, इसका जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप इसको वहां पे जाकर के इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। बट यह यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, तो अब मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इसको यहाँ पर भी इसको समझा दूं। जैसे देखिए, ये रहा भारत का मानक समय, और भारत का मानक समय जैसे कि आपको पता है कि ये 82.5 डिग्री पूरब से ये पास होता है। क्लियर है। और ये दूसरा पूछ रहा है कि एक ऐसा पॉइंट है जो 120 डिग्री से यहाँ से गुजर रहा है, तो ये पूछ रहा है कि यदि यहाँ पे 12 बज रहा है दोपहर का, तो फिर यहाँ पर क्या बजेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों का हम विस्तार पहले निकाल लीजिए कि ये कितना विस्तृत है। यदि इसको हम निकालेंगे तो इसका जो विस्तार हो जाएगा वो 37 डिग्री 30 मिनट का हो जाएगा ईस्ट में। जब ये ईस्ट में पूछ रहा है और आपको ये पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो हर 15 डिग्री घूमती है, 1 घंटे में घूमती है, तो जाहिर से बात है कि 30 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेगी, 2 घंटे। और यहाँ पर कितना है, ये 37.5 है, तो 37.5 घूमने में और कितना टाइम लगाएगी, तो 2 घंटा वो 30 मिनट का टाइम लगाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि वो 12 बज रहा है, तो इसके आगे हम जाएंगे तो यहाँ पे बजेगा 2:30, यानी कि 2 बजकर कितना हुआ रहेगा, 30 मिनट। और इसी को जो हम कन्वर्ट करेंगे पीएम में, तो ये हो जाएगा 14 बजकर के ये 30 मिनट हो जाएगा, और हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कौन सा स्थान भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे निकट है, तो वो मिर्जापुर से तो पास ही होती है, तो वो हमारा सबसे निकट हो जाएगा। आगे कि किस राज्य में सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है, तो सूर्य सबसे पहले उस राज्य में दिखाई देगा जो राज्य सबसे पूरब में है, और भारत का सबसे पूर्वी जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। इसलिए है जो सूर्य होगा, जो सूर्य की किरणें होगी, जो पहली किरण होगी वो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले आएगी। इसके अलावा है कि सूर्योदय की पहली किरण यानी कि इस सहस्त्राब्दी में, यानी कि जो ये सेंचुरी 21वीं सदी जो चल रही है, इस सदी की जो पहली किरण है वो कहां पर पड़ी थी। अब देखिए, मान लेते हैं कि यदि क्वेश्चन आपको ये नहीं आ रहा है, आपने कहीं नहीं पढ़ा है, लेकिन ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तो हम कैसे एलिमिनेशन टेक्निक से वहां तक पहुंच सकते हैं। पहला देखिए, दिया कि 82.5 डिग्री पश्चिम। आप याद रखिए कि भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में है, तो जब भारत पूर्वी गोलार्ध में है तो फिर ये पश्चिम का नाम क्यों आ रहा है, फालतू हो गया ना। और भारत के बारे में ही पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए भारत ही तो दिया है ना, और भारत के पश्चिम से किसी कोई सवाल नहीं पैदा होता है। ठीक, ये दो हमारे ऑप्शन एक झटके में बिल्कुल कॉमन, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया।
अब हम आते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्व है और 92.5 डिग्री पूर्व है। तो 82.5 डिग्री पूर्व तो हमारा ये मानक समय है ना, यहाँ से पास हो रहा है, तो मानक समय ही हमारा 82.5 डिग्री का है। तो जब हमारा मानक समय ही 82.5 डिग्री पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पूरब में भी तो बहुत सा हिस्सा बाकी होगा ना, तो ये वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। और इसके पूरब में जो भी होगा वो हमसे नहीं मतलब है, हमारा आंसर यहाँ पे मिल गया 92.5 डिग्री, क्योंकि 3 ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया ऑलरेडी। और जब हमने 3 को ऑलरेडी हमने एलिमिनेट कर दिया, तो बचा क्या है, बचा है केवल एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर घ, वो है 92.5 डिग्री। और वैसे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस सदी का जो सूर्य की पहली किरण उगी थी वो कटचल में उगी थी, जो निकोबार का एक आइलैंड है, जो कहाँ से पास होता है, तो 92.5 डिग्री से पास होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का ग्रीनविच किसको कहते हैं, तो ये उज्जैन को बोलते हैं, ये बिल्कुल बेसिक सा फैक्ट्स है। इसके अलावा है दर्रा, तो दर्रा के बारे में देखिए, दर्रा बहुत कई बार कंफ्यूजिंग होता है, और यदि दर्रा को यदि आप केवल याद रखेंगे तो दर्रा इधर का उधर हो जाएगा। जैसे कि जम्मू कश्मीर का दर्रा आप बता देंगे कि उत्तराखंड का है, उत्तराखंड का आपका सिक्किम में चला जाएगा, सिक्किम का मेघालय में चला जाएगा। इसीलिए जो दर्रे की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको हम एमसीक्यू के माध्यम से ही कर सकते हैं। और इस दर्रे के ऊपर मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि उसको याद करने के टेक्निक्स क्या है। वैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देवसा देखिए जो दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में है, और ये बिल्कुल मिला हुआ है, बिल्कुल ये सही है, करेक्ट। नीति जो है ये उत्तराखंड में है। और उसके अलावा देखिए चांगला, जो चांगला है ये सिक्किम में नहीं है, ये चांगला जो है वो लद्दाख में है, तो याद रखिए। और ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, बनिहाल जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक, इसके अलावा कि भारत के 7 बहनों में कौन सा नहीं है, तो सिक्किम नहीं है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, यहाँ पर मेघालय हो गया, बचा हुआ हमारा असम हो गया। तो इस प्रकार से हमारी 7 7 सिस्टर्स हैं, और सिक्किम हमारा यहाँ पर लोकेटेड है, तो ये वाला हमारा इसमें नहीं होगा। ठीक, अगला है कि कौन सा द्विभाषी राज्य नहीं है। नागालैंड में कई भाषा बोली जाती है, नागा बोली जाती है, नेपाली बोली जाती है, बंगाली बोली जाती है। ठीक, ये होगा नहीं। सिक्किम में सिक्किम उसी तरह लेप्चा बोली जाती है, नेपाली बोली जाती है, पहाड़ी बोली जाती है। ठीक, ये भी नहीं होगी। तो और त्रिपुरा में देखिए तो वहाँ पर इंग्लिश वगैरह कई भाषाएं बोली जाती है, लेकिन कर्नाटक में केवल कन्नड़ा बोली जाती है। दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द एनसीआर में कौन कौन सम्मिलित है। तो सबसे पहले समझिए कि जो दिल्ली है वो एनसीआर का मेन हिस्सा है। और दिल्ली जो है कि ये देखिए यहाँ तक ये फैला हुआ है इस प्रकार से। ठीक, जैसे ये देखिए दिल्ली हो गया, और इसके ये चारों तरफ से ना ऐसे हरियाणा है। ठीक, और ये देखिए इसका हिस्सा ये उत्तर प्रदेश का है, कुछ इसका हिस्सा आता राजस्थान का आता, लेकिन पंजाब यहाँ पर लोकेटेड है। और पंजाब का कोई भी हिस्सा इस एनसीआर में नहीं आता है। सबसे ज्यादा जो हिस्सा आता है वो हरियाणा का आता है, उसके बाद यूपी का आता है, उसके बाद राजस्थान का आता है। और यहाँ पर देखिए कौन सा नहीं होगा, तो हमारा पंजाब वाला हिस्सा एनसीआर से संबंधित नहीं है। अब आइए देखिए, ये है मल्टीपल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है सॉल्व करना। क्यों कि जब किसी क्वेश्चन के बारे में जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट दे देते हैं, हालांकि पढ़ने में उसको टाइम लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन के बारे में जब ज्यादा फैक्ट्स हमको पता होता है, उसके बारे में जब क्लू ज्यादा पता होता है, तो उसको सॉल्व करना उतना ही आसान होता है। जैसे यहाँ पर दिया है कि भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, और ये आपको मालूम है कि गलत है, क्योंकि 7वां सबसे बड़ा देश है। तो जब 7वां सबसे बड़ा देश है, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अब जहां जहां पहला होगा वहां वहां क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि संसार का लगभग 2.4% यानी कि 2.4% जो क्षेत्र है वो भारत के अंतर्गत आता है। ये बिल्कुल सही फैक्ट है। और दूसरा हमारा फैक्ट क्या हो गया, सही हो गया। तो यानी कि जहां जहां दो होगा वो सही हो जाएगा। देखिए दो यहां पर भी है, दो यहां पर भी है, लेकिन यहां पर दो नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि हमने दो स्टेटमेंट पढ़ा, और हमने दो ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया, बचा है दो ऑप्शन और दो स्टेटमेंट। अब जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है। वैसे obvious सी बात है कि मैंने बताया भी था पहले कि जो कर्क रेखा है वो भारत को दो भागों में विभाजित करती है, तो जो तीसरा आप स्टेटमेंट होगा वो सही हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि कंफ्यूजन भी तो हो सकता है ना, कि पता नहीं सही में करती है कि नहीं करती है। यदि आपको कंफ्यूजन यदि हो रहा है तो इसको पढ़ के छोड़ दीजिए, तीसरा स्टेटमेंट चौथा पढ़ लीजिए। ये कह रहा है कि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। और जैसे कि आपको पता है कि भारत का जो ये कर्क रेखा है ये बीच से गुजर रही है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कर्क से लेकर के और इस मकर के बीच में ही तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, और भारत का जो है कि ये आधा हिस्सा अभी इधर भी लोकेटेड है, तो ये वाला हिस्सा तो फिर ये उष्णकटिबंधीय नहीं हुआ, ये समशीतोष्ण में चला जाएगा। तो जो ये कह रहा है कि ये पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा, और हमारा बचेगा क्या? तो ये 2 और 3, और घ वाला हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा असत्य है? तो भारत सातवां सबसे बड़ा देश है, ये तो सही है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा राष्ट्र है। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में पूछा गया है, और जो रिसेंटली जो डेटा आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, इवन ऑफिशियल डेटा नहीं है, अनऑफिशियल डेटा है कि भारत इसमें जनसंख्या के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। फिर कह रहा है कि इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है, तो ये भी सही है। लेकिन ये कह रहा है कि सूर्योदय सर्वप्रथम कहाँ होता है? तो मिजोरम में होता है। तो मिजोरम में होने कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि भारत का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है वो अरुणाचल प्रदेश का है, और अरुणाचल प्रदेश में ही जो सूर्य की किरणें होती है सबसे पहले आती है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा? तो बिल्कुल फैक्ट्स है, लक्षद्वीप है, और ये है मात्र 32 किलोमीटर का है, स्क्वायर किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि कूट का यूज करना है। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य? बिल्कुल नहीं, गोवा है, तो पहला हो गया हमारा गलत। दूसरा है राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य? बिल्कुल सही, तो दूसरा सही है। देखिए दूसरा यहाँ भी है, दूसरा यहाँ भी है, और ग वाले में दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो हमारा ये ग वाला क्या है? गलत हो जाएगा। तमिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा है, मान लीजिए कि आपको नहीं आता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि सिलवासा दादर एवं नगर हवेली की राजधानी है, और आपको पता है कि जब भी आप राज्य और राजधानी याद किए होंगे तो आपको पता है कि सिलवासा जो है किसकी राजधानी है? तो दादर नगर हवेली की है। तो चौथा क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा चौथा भी सही हो गया, तो घ वाला सही हो गया। इट मीन्स जो तीसरा ऑप्शन है जिसमें ये कह रहा है कि तमिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा क्या हो गई? तो ये गलत हो गई। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शहर भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है? तो रायपुर है, छत्तीसगढ़ की है। शिलोंग मेघालय की है। रांची झारखंड की राजधानी है। बट गुवाहाटी किसकी राजधानी है? असम की? ना, नहीं, ये है असम की एकमात्र शहर है, और इसकी जो राजधानी असम की वो होती है दिसपुर। ठीक। अगला आ जाइए कि राजधानियों को आपको सुमेलित करना है। असम है, तो असम का क्या हो जाएगा? अभी हमने पढ़ा दिसपुर। नागालैंड का कोहिमा हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर हो गया। मेघालय का ये शिलांग हो गया। ठीक। इसके अलावा है कि अवरोही क्रम में देखिए, तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही पुराना है, 2003 का है, ये 2013 में पूछा गया है। और जैसे कि आपको ये पता है कि 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना बना हुआ है। ठीक। तो अब इस क्वेश्चन को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा है कि सिक्किम के संबंध में क्या सही है? तो 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। बिल्कुल सही है, फैक्ट्स है। इससे प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है। बिल्कुल। और इसके मुख्य निवासी कौन है? तो लेप्चा, जो अगर ट्राइबल पीपल है लेप्चा, तो लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सिक्किम पाई जाती है। तो आप याद रखिए, और हमारा ऑप्शन हो जाएगा घ। 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। फिर ये पूछ रहा है कि इसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है, अब इसको कैसे लगाएंगे? तो जैसे आपको पता है कि सिक्किम है, तो सिक्किम भूटान के बगल में है, तो इसकी तो सीमा लगेगी ही लगेगी। और यहाँ पर ऑप्शन में ये पूछा किसकी नहीं मिलती है, नहीं पूछा है। ठीक। फिर ये कह रहा है कि असम। फिर ये कह रहा है, हाँ, ये देखिए पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल की सीमा लगती ही है, क्योंकि भूटान के जस्ट नीचे पश्चिम बंगाल स्टार्ट ही हो जाता है, तो इसकी भी मिलती है। मान लेते हैं कि असम की मिल रही है या नहीं मिल रही है, लेकिन हम मेघालय का देख लेते हैं। तो जैसे कि देखिए ये इसका शेप कुछ इस तरह से बना हुआ है कि यहाँ तक ये इस तरह से करके ना, ये जो शेप है ये पश्चिम बंगाल का है, और यहीं पे जो इसका शेप है ये इधर से बन जाता है, और इसी के नीचे जो है ना यहाँ पर ये मेघालय स्थित है। तो जाहिर सी बात है, और भूटान कहाँ? देखिए यहाँ पे सिक्किम हो गया, और इसके अलावा देखिए ये हो गया हमारा भूटान है। तो ये जब मेघालय यहाँ पर है, तो मेघालय की सीमा भूटान से लगेगी ही नहीं। और असम, हाँ ये याद आया, यहाँ से ये असम स्टार्ट हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि असम की सीमा तो लग रही है, लेकिन मेघालय की सीमा नहीं लगेगी, और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ग वाला हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन की जो आंसरिंग होती है वो हमेशा एक रफ स्केच बना करके मैप का ही किया जाता है। इसके अलावा कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री रेखा बनाता है? तो हमने 8 डिग्री चैनल हमने स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था, ये वहां से क्लियर हो गया। भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
जैसे भी हमने बताया था कि ये हमारा हो गया क्या, अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा हो गया नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके बीच में आता है असम, और यहाँ पर आता है मेघालय। अब बताइए किसकी लगेगी? असम की लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ये देखिए सब बाउंड्री बना देगा। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या कि नहीं मिलती है, इट मीन्स हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? असम सही हो जाएगा। दूसरा हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब आओ कि बांग्लादेश की सीमा किससे लगती है? मेघालय की बिल्कुल लगती है। त्रिपुरा तो 3 साइड से घिरा ही हुआ है। मणिपुर की नहीं मिलती है क्योंकि मणिपुर बिल्कुल कहाँ स्थित है, तो मणिपुर देखिए यहाँ पर स्थित है, ये है मणिपुर। ठीक, और ये है यहाँ पे बांग्लादेश है, तो इसकी सीमा यहाँ तक लगेगी ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं होगा। तो मणिपुर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब है किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से लगी हुई है? अब है दोनों से लगी हुई है, तो जो उसका ये कंजक्शन पॉइंट होगा वहां पे, और कंजक्शन पॉइंट का बिल्कुल नीचे है वो है मिजोरम। तो मिजोरम का जो पूर्वी हिस्सा है वो म्यांमार से लगा हुआ है, और इसका जो पश्चिमी हिस्सा है वो बांग्लादेश से लगा हुआ है। ठीक, भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? आप इसे खुद से करिए, इसको मैंने कई बार बता चुका हूँ। फिर है कि रेड क्लिफ रेखा। अब ये देखिए जो रेड क्लिफ रेखा है ना, वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत एवं चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच से कौन सी लाइन जा रही है? तो ये 49 डिग्री है। उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया कौन है? तो ये 38 डिग्री लाइन जा रही है। ठीक, ये है इनका बाउंड्री लाइन। फिर है कि निम्नलिखित में से किसके साथ नहीं लगती है? छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो छत्तीसगढ़ की सीमा देखिए महाराष्ट्र के साथ भी लगेगी, उड़ीसा के साथ तो है ही, आंध्रा के साथ बॉटम वाला हिस्सा लगता है कि बिहार जो है ये झारखंड के ऊपर है, और यहाँ तक उसकी सीमा पहुंच ही नहीं पाएगी। वैसे भी थोड़ा सा यदि हम इसको विजुअलाइज करेंगे स्टेट्स के बाउंड्री को लेकर के, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं वहां से। अगला क्वेश्चन है 44 है कि समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो देखिए जम्मू कश्मीर बनाता है, हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता है। ठीक, दूसरे में आइए, तो राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है। ये तो बनाता है, यही लग रहा है। और ग वाले में देखिए तो फिर से क्या आ गया, तो हरियाणा नई सीमा बनाता है पाकिस्तान से। यहाँ पर देखिए फिर से हिमाचल प्रदेश आ गया, देखिए सीमा नहीं बनाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ख हो जाएगा। विजुअलाइजेशन, जब भी हम स्टेट की बाउंड्री को देखें तो हम विजुअलाइज कर लें इंडिया के मैप को, और इससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब है कि मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी। अब ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही पुराना है, ये 1993 में है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमा उस टाइम पर 7 राज्यों से लग रही थी, लेकिन अब 7 राज्यों से नहीं लगती है। कितने राज्यों से लगती है? तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भोपाल जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में नहीं है, ये है दक्षिण में। ठीक, पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं लगती, स्टेटमेंट गलत है, वो लगती है। और अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो है ना, कौन सा है? नाम दफा है, और एक है माउलिंग, माउलिंग करके है। ठीक, तो आपने यहाँ पे 2 नेशनल पार्क भी याद कर लिए जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? क वाला आंसर होगा। बट वो इस समय कितने राज्यों से लेकर के मिलती है उसका आप ये जरूर बताएं। पोखरण स्थित है, ये है राजस्थान में स्थित है, जहां पे परमाणु परीक्षण किया गया था। कब किया गया था? तो 18 मई को किया गया था, 1974 में किया गया था। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया गया था इसको। दूसरी बार जो परमाणु परीक्षण है वो 11 मई को किया गया था, 1998 को किया गया था, और ये ऑपरेशन शक्ति इसका नाम दिया गया था। ठीक, इस परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया था, राजस्थान में है। 47 है, ये कोलवा, ये देखिए ये बकहाली है, नाम इस प्रकार पश्चिम बंगाल हो गया, कन्नूर केरला हो गया, और ये कोलवा मंगरौल, तो कोलवा ये गोवा का हो गया, मंगरौल गुजरात का हो गया। फिर है इसका ये है कि पुराना नाम तो सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपत्तन था, मंदसौर का दसपुर था। ये तालकांडी जो केरला का एक सिटी है, केरला का एक टाउन है बेसिकली, तो ये इसका होगा ना, ये ऑप्शन गलत है, यही वाला सही हो जाएगा। महोदया का प्रेजेंट टाइम में जो नाम है वो कन्नौज है, वो सही है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज दिल्ली। तो दिल्ली में क्या होती है? अब इसका सबसे, देखिए जब हमको मैच द कॉलम करना होता है तो इसको सबसे पहले हम बिल्कुल वीक पॉइंट पकड़ते हैं। इसको देखिए वीक पॉइंट क्या है? शिलोंग। शिलोंग क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश सबसे ज्यादा होती है मेघालय में, तो शिलोंग में क्या होगा? तो ये सबसे ज्यादा ये आर्द्र मौसम रहेगा यहाँ पे, क्लियर है। जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में, बारिश क्या होगी? सबसे कम होगी, ये क्या हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा। मुंबई में क्या है कि बारिश भी होती है गर्मी भी होती है, तो उष्णार्ध हो जाएगा। दिल्ली क्या हो गया? तो अर्ध शुष्क हो गया। तो यहाँ पर ये जो हमारा 49 क्वेश्चन सॉल्व किया है, नियरली अबाउट 50 क्वेश्चन हमने देख लिए, वन मिस हो गया आई थिंक।
समवेयर। तो यहाँ पे ये जो 49 क्वेश्चंस में हमने देखा कि हमने कैसे कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड किया, कैसे हमने ऑप्शन को एलिमिनेट किया, एग्जामिनेशन का जो माइंडसेट होता है पेपर को सेट करते टाइम वो क्या रहता है वो भी हमने देख लिया। तो इसी तरह से डेली आपको वीडियोज मिलेंगे 50 एमसीक्यूज पीवाई क्विज के आपको दिए जाएंगे पर डे, आपको प्रैक्टिस करनी है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में जिसने मैंने क्वेश्चन पूछा है उसको आंसर जरूर दें। इसको शेयर करें अपने फेलो फ्रेंड्स को ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।